नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी 10वीं कक्षा की पहली कविता उड़ चल हारिल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि हारिल जो है यह महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पंछी है। यह हरे और पीले रंग का होता है। इसे हारियल भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फिनिक्स कहते हैं। और यह जो कविता है उसके कवि हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, जिनका जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ है और इनकी मृत्यु 1978 ईस्वी में दिल्ली में हुई। और ये आधुनिक साहित्य के कवि माने जाते हैं और इन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को अपनी बहुत सी रचनाएं प्रदान की है और यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाते हैं। इन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचनात्मक निबंध सभी का लेखन कार्य किया है। साहित्य की सभी विधाओं में लिखा है इन्होंने। और इस कविता में वे नवयुवकों को यह संदेश देते हैं कि हारिल पंछी की भांति भी आप सदैव प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते जाओ। तो आइए आज हम कवि अज्ञेय जी द्वारा लिखित उड़ चल हारिल इस कविता का अर्थ स्पष्टीकरण करेंगे। उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला ओछा दिन का। उषा जाग उठी प्राची में, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। चल उड़ चल हारिल, चल उड़ चल हारिल। तो यहाँ पे बच्चों ओछा शब्द जो है उसका अर्थ होता है छोटा, तुच्छ। उषा यानी प्रातः, सुबह। प्राची, प्राची हम पूर्व दिशा को कहते हैं। बाट अर्थात मार्ग, राह, रास्ता, पथ। तो यहाँ पे अब पूर्व दिशा में सूर्योदय हो चुका है। तो सूर्योदय होने पर जिस तरह पंछी अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं, तो ठीक उसी हारिल पंछी की भांति हे नवयुवकों, तुम भी सूर्योदय होते ही अपने कार्य में ठीक समय पर लग जाओ। न किसी की राह देखो, न किसी का भरोसा करो। शक्ति रही तेरे हाथों में, छुट न जाए अच्छा सृजन की। शक्ति रही तेरे हाथों में, रुक न जाए गति जीवन की। सृजन यानी रचना, कुछ नया निर्माण करना। तो यहाँ पे कवि कहते हैं हे नवयुवकों कि सदैव तेरे हाथों में शक्ति रहे और तेरे भीतर सदैव कुछ नव निर्माण करने की भावना बनी रहे। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए गति जीवन की। तो हे नवयुवक, सदैव तेरे हाथों में शक्ति बनी रहे और जीवन में कितनी भी बाधाएं, कठिनाइयां क्यों न आए, तू लगातार बिना रुके सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता जा। तेरे जीवन की गति रुकनी नहीं चाहिए।
ऊपर 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 बड़ा चीर चल दिगमंडल, अंतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। दिगमंडल अर्थात दिशाओं का समूह, अंतक अर्थात बिना रुके। तो बच्चों, ये जो हारिल पंछी है वो बिना थके बिना रुके लगातार ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, सभी दिशाओं में फैल जाता है और वह अपने पंखों की फड़फड़ाहट से वह अपने अस्तित्व को आकाश की ऊंचाई में दर्शाता है। तो ठीक इसी तरह हे नवयुवकों, तुम अपने पुरुषार्थ से भौगोलिक सीमाओं को पार कर जाओ और अपनी उपस्थिति इस संसार में दर्शाओ, पूरे संसार में तुम्हारी पहचान बने। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। साधन यानी उपकरण, विधना यानी होनहार, स्पंदन अर्थात फड़फड़ाना। तो यहाँ पे बच्चों, जो हारिल पंछी है उसके हाथ में एक तिनका है, उसके पंजे में जो तिनका है वह केवल तिनका ही नहीं है बल्कि एक अमर रचना का साधन है। अर्थात हारिल पंछी जो है यह तिनका अर्थात घास का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, जिसे आप सीख भी कहते हो। तो हारिल पंछी एक एक तिनका जोड़कर एक सुंदर सा घोंसला तैयार करता है, यानी कुछ नया निर्माण करता है। और इसी तरह हे नवयुवकों, आप जिस कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो तो इस तरह से कार्य करो, लगातार परिश्रम करो और तुम कुछ ऐसा करो कि कार्य क्षेत्र में सभी लोग तुम्हें जानने लगे, तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाए। तो बच्चों, आप विद्यार्थी हो तो आपका जो कार्य क्षेत्र है विद्या ग्रहण करने का, तो आपके हाथ में भी कलम है, तो आप कलम से बहुत सी रचनाओं का निर्माण कर सकते हो। कलम के द्वारा आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हो, प्रगति के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ सकते हो। तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। तो ये जो तिनका है वह तिनका नहीं है बल्कि इसमें तिनके के भीतर जो होनहार व्यक्ति होते हैं उनके प्राणों की फड़फड़ाहट छुपी होती है, यानी धड़कन छुपी हुई है। काप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। उपहास यानी मजाक और हेरना यानी ढूंढना। तो यहाँ पे दसों दिशा, तो बच्चे आप जानते हो कि 4 हमारी मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उसके अलावा जो है 4 उप दिशाएं हैं, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ईशान। कुल मिलाकर 8 हो गए और जमीन और आसमान यानी कुल मिलाकर 10 दिशा हो गई है। तो कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा पल आता है जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे चारों तरफ निराशा ही नजर आती है, अंधकार का आकाश उसे आके घेर लेता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। और उसके अलावा व्यक्ति जो है वह अपने
लक्ष्य को प्राप्त करने में उसके हाथ में असफलता भी लगती है, तो ऐसे समय में समाज के कुछ लोग होते हैं जो उसके असफल होने पर उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे उपहास यानी समाज में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे असफल होने पर तुम्हारा मजाक उड़ाने के लिए तुम्हें ढूंढते रहेंगे। तो वैसे समय पे भी तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते ही जाना है, उन व्यक्तियों पे ध्यान नहीं देना है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्ट का गुर तूने पहचान लिया है। सृष्टि यानी संसार, सृष्टा यानी निर्माता, गुण यानी कला, कौशल्य। तो यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में कवि अज्ञे जी कहते हैं कि तू मिट्टी था। मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो अंत में मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पे हे मनुष्य, तू मिट्टी था, तेरा कोई महत्व नहीं था, पर आज तूने मिट्टी पर क्या कर लिया है? नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अर्थात मनुष्य जो है वह आज मिट्टी को जो है बांध लिया है, यानी वह किसी भी रूप, रंग, आकार में मिट्टी को ढाल सकता है। तू सृष्टि था, यानी तू संसार का एक स्वरूप मात्र था, किंतु आज तूने क्या किया है? इस संसार को बदलने का कौशल्य सीख लिया है। यानी व्यक्ति अब असक्षम नहीं है, वह प्रकृति में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, इसका गुण भी उससे आ गया है। जैसे कि बच्चों, आप लोग जानते हो कि यदि कहीं किसी क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है तो व्यक्ति जो है वह कृत्रिम बादलों की मदद से उस जगह पर वर्षा कराता है। तो यहाँ पे पहले हे नवयुवक, तू पहले संसार का एक केवल स्वरूप था, किंतु अब प्रकृति को बदलने का गुण तूने सीख लिया है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग जो हो वह इस कविता को लयबद्ध तरीके से, यानी संगीत के रूप में इस कविता को याद करना है। उसके अलावा जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों के अर्थ जो मैंने समझाए हैं, उनको आप अच्छे से याद करिए। और तीसरा आपका होमवर्क है कि आप इनके भावार्थ को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। और आपको इसके लिए एक 200 पेज की लंबी जो लॉन्ग नोटबुक लेनी है। ओके, नमस्ते, धन्यवाद।